प्यार की परिभाषा इस दुनिया में कितनी है। कोई अपने प्यार के लिए लड़ मिटता है तो कोई अपने प्यार के लिए उसकी खुशी को आगे रखता है। और आज का प्यार हमें सिखाएगा कि मरने के बाद भी अपने प्यार को कैसे अपनी जिंदगी से कभी हार नहीं मानने देता। आज मूवी स्ट्राइप की पिटारे से है 2016 की कोरियन चाइनीज मूवी नेवर सेड गुड बाय, डायरेक्टर यू लिन, IMDb 6.2। दोस्तों, मुझे सपोर्ट और प्यार ऐसे ही भर भर के देते रहे और इस फैमिली के जल्दी 500 के सब्सक्राइबर पूरा करे। अब कहानी सुने। कहानी शुरू जुनहो नाम के एक लड़के को दिखाते हुए हुई, जो पेड़ की छांव के नीचे नरम घास पर लेटा अपनी गर्लफ्रेंड शाओ से मिले कितने दिन हो गए हैं गिन रहा होता है। उन दोनों को मिले 3 साल हो चुके हैं। इसके साथ कहानी अतीत में चली जाती है, जहाँ जुनहो और उसके सारे दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे हैं। वहाँ जुनहो की गर्लफ्रेंड शाओ भी है। जुनहो कहता है, अभी मैं तुम सबको एक जादू दिखाने वाला हूँ। और फिर अपने पीछे छुपाया हुआ एक कागज उसने निकाला। उसका एक दोस्त उस कागज को छीनकर पढ़ने लगता है तो पता चला कि वो दरअसल इटली जाने की टिकट है। सभी कहने लगे, शाओ को अपनी फैमिली से मिलाने ले जा रहे हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो अकेले इटली ओपेरा सीखने जा रहा हूँ। जिसे सुनकर शाओ एकदम से हैरान और साथ ही उदास हो गई, क्योंकि इसके बारे में जुनहो ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। ऊपर से उसे गाना भी अच्छे से गाना नहीं आता। शाओ ने जब पूछा तो जुनहो बोला, ओपेरा सीखना मेरा बचपन का सपना था और यही सपना पूरा करने के लिए मैं इटली जा रहा हूँ। तुम सब लोग क्यों उदास हो रहे हो? पार्टी है, एंजॉय करो। पार्टी खत्म होने के बाद नशे में जुनहो को संभालते हुए शाओ अपार्टमेंट ले जा रही है। वहीं उसे दिखता है कि एक नया शिफ्ट हुआ लड़का अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, पर दरवाजा है कि खुल ही नहीं रहा। फिर शाओ बोली, तुम यहाँ नए मालूम हो रहे हो। ये बिल्डिंग ज्यादा ही पुराने होने की वजह से इसे जोर से लात मारकर खोलना पड़ता है। लड़के ने वैसे ही किया और दरवाजा खुल गया। ये देख वो लड़का, जिसका नाम टियान है, हैरानी से शाओ की तरफ मुड़कर देखता है। अब घर पहुंचकर शाओ जुनहो से कहने लगी, मेरे और तुम्हारी दीदी के बीच बनती नहीं है, तुम्हें तो ये बात पता है ना? जुनहो बोला, हाँ, इसलिए तो मैं अकेले इटली जा रहा हूँ। ये सुन गुस्से में शाओ जुनहो और उसके कुत्ते डोल्टी को कमरे से बाहर निकाल देती है। कुछ देर बाद जुनहो दोबारा कमरे में घुसा और शाओ से सीधा कहता है, हम अब ब्रेकअप कर लेते हैं। फिर अपना सारा सामान पैक किया और अकेले ही इटली जाने के लिए निकल पड़ा। अब कुछ दिनों बाद हम शाओ को उदास ऑफिस में बैठे हुए देखते हैं। बॉस ने उसे बुलाया है ये जानने के लिए कि जुनहो ने उसे कोई फोन किया है या नहीं। जुनहो और शाओ दोनों एक ही कंपनी में इंटीरियर डिजाइनर है। शाओ बोली, जुनहो के खुद से ही इटली चले जाने के बाद उसने मुझे कोई फोन नहीं किया। बॉस शाओ को जुनहो के जाने के बाद हर वक्त उसके चेहरे पर उदासी देख उसे समझाता है, जुनहो का बचपन से ओपेरा सीखने का सपना था और तुम्हें तो उसके सपने को पूरा करने में सपोर्ट करना चाहिए, क्यों उससे इस तरह से गुस्सा हो। बॉस उन दोनों के बारे में जानते हैं और शाओ का काम में इस चीज से प्रभाव पड़ रहा है, ये भी वो समझ रहे हैं, क्योंकि जुनहो अपने हिस्से के सारे काम की जिम्मेदारी शाओ को देकर गया। बॉस ने कहा, उस वक्त मैं जुनहो की ये बात मान भी नहीं रहा था और आज वो बात मेरी सच हो रही है कि मैं क्यों तुम्हें इस काम की जिम्मेदारी नहीं देना चाहता था। तुम जॉब ज्वाइन करने के बाद से अभी तक किसी भी क्लाइंट को ठीक से खुश नहीं कर पाई हो। दूसरे तो 2 बार डांट खाकर भी काम सीख जाते हैं, लेकिन मुझे तो तुम्हें हमेशा ही डांटना पड़ता है। गुस्से में बॉस शाओ के ऊपर चलाता है। शायद जुनहो के छोड़कर जाने के कारण शाओ अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही। ये सोचकर बॉस ने शाओ को कुछ दिनों के लिए पेड लीव में रहने को कहा। यहाँ जुनहो के इटली पहुँच जाने के बाद भी कितने दिन बीत गए, पर अभी तक शाओ को उसने एक बार भी कॉल नहीं किया। ऐसे ब्रेकअप करके जाने के बाद भी शाओ को आस तो थी कि एक न एक बार तो वो उसे जरूर कॉल करेगा, मगर इंतजार में 3 हफ्ते से 3 महीने गुजर गए। जुनहो की कोई खबर नहीं आई। उसने न कोई कॉल, न टेक्स्ट और न ही मेल भेजा है। इसी वजह से जुनहो से गुस्सा शाओ अब अति हो जाने पर खुद से ही कॉल लगाती है, लेकिन जुनहो को कॉल ही नहीं लगता। शाओ भी, तुम इतने कैसे बदल गए हो जुनहो? अब तुम्हें कभी भी यहाँ वापस लौटने की जरूरत नहीं है, मरो तुम मेरी बला से। और भी बहुत कुछ जो जो उसके मन को ठेस पहुँचाई है, वो सब गुस्से में गाली देते हुए उसे टेक्स्ट भेजती है। और टेक्स्ट भेजने के बाद उसने जोर से अपना फोन फेंक कर दीवार पर दे मारा। उसी वक्त दूसरी ओर समंदर के पास खड़े एक लड़के को देखते हैं और दृश्य एक फ्यूनरल में बदल गया, जिसमें शाओ के बॉस मिस्टर मा भी शामिल है। और वो फ्यूनरल जो कि किसी और की नहीं, जुनहो की होती है। अब मिस्टर मा ने शाओ को टेक्स्ट से जुनहो के पहाड़ से गाड़ी के एक्सीडेंट और उसके मरने की खबर दी। जुनहो की मौत की खबर सुन शाओ को तेज धक्का लगा। इस बात पे वो यकीन करे या ना करे, ऐसी परिस्थिति से वो गुजर रही है। कुछ देर बाद उसके सारे दोस्त भी उसे सांत्वना भरे टेक्स्ट भेजने लगते हैं। कोई टेक्स्ट कर रहा है कि कभी हार नहीं मानना, खुद को कमजोर मत बनाना, तो कोई कह रहा है कि जुनहो को कुछ भी नहीं हुआ है
खुद को संभालो। शाओ ने ऐसा सपना में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी जुनहो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा, और वो भी इस तरह अधूरी मुलाकात से। ये उसके दिमाग में गहरा असर करती है, जिससे शाओ अपना मानसिक संतुलन खोने लगी। अकेले में बड़बड़ाते रहना, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गाना गाना, ऐसी हरकतें करने लगी जिस वजह से उसके नीचे ही फ्लैट में रह रहा वो नया लड़का टियान को दिक्कत होती है। अब अगले ही दिन शाओ ऑफिस जाकर जुनहो के बार बनाने की डिजाइन को ढूंढने लगी, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। यहाँ उसे इस तरह जुनहो के देहांत के एक दिन भी पूरे नहीं हुए कि ऑफिस आता देख उसकी दोस्त कहती है, शाओ तुम ठीक तो हो ना, तुम छुट्टी में हो, अभी तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं थी। उसकी किसी भी बात का जवाब न देकर वो उससे जुनहो के बार डिजाइन के बारे में पूछती है, पर उसकी दोस्त को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो बॉस के ऑफिस में जाकर उनसे भी बार डिजाइन के बारे में पूछती है। बॉस उसे ऑफिस में देख पहली बार के लिए तो हैरान हो गया और बोला, मैंने तुम्हें आराम करने को कहा था ना, फिर क्यों ऑफिस आई हो? और वैसे भी वो डिजाइन मैं किसी और को पूरा करने को दे चुका हूँ। शाओ बोली, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे जुनहो के उस बार डिजाइन के प्रोजेक्ट में काम करना है। वो बॉस से रिक्वेस्ट करने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद शाओ वहाँ पहुँची जहाँ बार का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहाँ प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर भी आया होता है, जो सभी से कह रहा है कि ये कैसे डिजाइन है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। चारों तरफ बस बिखरा और टूटा फूटा है, ऐसे भी कोई काम होता है भला? और मुझे ऊपर आसमान में पूरा तारा दिखता हुआ डिजाइन चाहिए। कहाँ है इसका डिजाइनर जो काम अधूरा रखकर चला गया? पूछने पर वो घर गया है, शाओ ने जवाब दिया। अब सुपरवाइजर और भी गुस्से में बोला, वही जुनहो नाम का लड़का ना, अगर वो वापस लौटे तो उसे मेरे सामने गलती से भी मत लाना, वरना वो जिंदा नहीं बचेगा। इतना सारा काम फेंक कर घर जाने का क्या मतलब बनता है, कामचोर कहीं का। कहकर जैसे ही सुपरवाइजर जाने लगा, यहाँ शाओ जुनहो के बारे में ऐसी बातें सुन गुस्से से उसका पारा चढ़ गया और उसने उसे पीछे से लात मारकर सीढ़ियों से ही नीचे गिरा दिया। शाओ के इस तरह के व्यवहार के बाद अब ऑफिस में बॉस और शाओ के बीच जुनहो के बार डिजाइन के ब्लूप्रिंट को लेकर छीना छीनी होने लगा। उसकी ऐसी हरकत की वजह से बॉस उसे वो काम नहीं देना चाहता, जिस पर शाओ भी बोली, वो जुनहो के काम को लेकर जुनहो को लेकर निंदा कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब मिस्टर मा बोले, जुनहो अब हमारे बीच नहीं है शाओ, भूल जाओ उसे तुम भी। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और हमें भी साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाना है। मैं खुद जुनहो की फुनरल में गया था, मेरे लिए भी ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर सच्चाई यही है शाओ, तुम भी इसे जितना जल्दी हो मान लो। शाओ की आंखें डबडबा आई और अपने इमोशन छुपाने के लिए बॉस के हाथों में दांत से काटकर वो ब्लूप्रिंट छीनकर भाग जाता है। रास्ते में जाते हुए जुनहो के संग बिताए वो हसीन पल, वो हंसी मजाक, लंबी बातें करते हुए उसी रास्ते पर चलना जहाँ दोनों प्यार में डूबे, दुनिया की बेफिक्री से दूर, सब याद करने लगी। वो सारी चीजें याद करते हुए शाओ इतना ज्यादा भावुक हो उठी कि दौड़ते हुए वो घर पहुंची और कमरे का सारा सामान तोड़फोड़ करने लगी। कुछ सामान तो वो गुस्से में खिड़की से बाहर भी फेंक देती है। वो ये दर्द और सह नहीं पा रही, रोते हुए जुनहो से कहती है, तुमने तो कहा था कि ओपेरा सीखकर तुम जल्दी लौट आओगे, लेकिन तुम क्यों नहीं आए? तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले गए, इसे भी मैं माफ कर चुकी थी और तुम्हारे आने के इंतजार में बैठी थी। अभी सब मुझसे कह रहे हैं कि तुम नहीं रहे, पर मेरे लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। शाओ अपनी ये फीलिंग संभाल नहीं पा रही और बस रोई जा रही है। असल में वो जुनहो की मृत्यु को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई है, क्योंकि जुनहो के साथ उसकी आखिरी मुलाकात भी कुछ ठीक नहीं थी। जुनहो उसे ब्रेकअप करके गया था, इसीलिए इसको स्वीकार नहीं कर पाने के कारण वो उसके फ्यूनरल पर नहीं गई थी। शाओ की ये सारी बातें नीचे फ्लैट से टियान भी सुन रहा होता है, इसीलिए वो ऊपर जाना चाहता है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो शाओ के फ्लैट की तरफ जा ही नहीं पाया और वहीं से वापस लौट आया। अगले सुबह शाओ जुनहो से जुड़ी हर एक चीज, हर एक याद को सूटकेस और बड़े बड़े डब्बे में भरकर फेंकने ले जाती है। सामान भारी होने की वजह से टियान भी उसकी मदद को आया। दोनों ने मिलकर सामान को कूड़े की जगह पर रख दिया। उसी वक्त उनकी दोस्त और कलीग रूबी भी वहाँ आ पहुँची। दोनों खाना खाने एक रेस्टोरेंट के लिए निकलते हैं। जाने से पहले शाओ टियान को शुक्रिया कहकर जाती है। रेस्टोरेंट में उनके और भी दोस्त आए हुए हैं। वहाँ शाओ खाना खाते वक्त बिल्कुल ही नॉर्मल बनकर खा रही है, मानो उसकी जिंदगी में कोई भी अनहोनी नहीं घटी है, जैसे दोस्तों के सामने अपने दर्द को छुपा कर बैठी है। शाओ जो जुनहो के मरे ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, उसके सारे सामान को ये कूड़े में फेंक आना और अभी भी जैसे कुछ नहीं हुआ है उसे नॉर्मल रिएक्ट करते हुए देख रूबी ने शाओ से कहा, तुम ऐसे कैसे शांत होकर रह सकती हो? तुम्हारे मन में जुनहो के लिए थोड़ा भी प्यार, थोड़ा भी दया नहीं है? नहीं ही होगा, शायद
होने से उसके फ्यूनरल में तो जाती। तुम्हें देखकर भी बड़ा अजीब लगता है मुझे। असल में तो तुम्हारे मन में जुनहो के लिए प्यार है ही नहीं। उसे ये सब कहकर सुनाने लगी। इसके बाद शाओ बोली, रूबी अगर मैं फ्यूनरल में जाती तो जुनहो लौट आता तो? मुझे पता है तुम ही जुनहो को चाहती थी, उसके लिए लव लेटर्स भी तुमने लिखे हैं। ये सुनकर रूबी ने भी इस चीज को माना और कहा, वो सब पहले की बात थी, अभी बस हम एक अच्छे दोस्त थे। अगले दिन शाओ बाहर के कंस्ट्रक्शन साइट में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसे सुपरवाइजर से हुई। सुपरवाइजर बोला, तुम दोबारा यहाँ क्यों आई हो? यहाँ जो जितना नुकसान हुआ है वो तुम्हारे बॉस मिस्टर मा चुका चुके हैं, और अगर तुम माफी मांगने आई हो तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, चली जाओ यहाँ से। इसके बाद शाओ ने कहा, मैं यहाँ माफी मांगने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ जुनहो का अधूरा काम पूरा करने आई हूँ। जिस पर सुपरवाइजर बोला, यहाँ ये देखो, जुनहो सारा काम यूं ही फेंक कर गया है। अगर तुम ये काम पूरा करना चाहती हो तो डिजाइन के मुताबिक पूरा करना होगा, और तुम्हें ये काम अकेले करना होगा। यहाँ तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। अब इसके बाद शाओ जुनहो का छोड़ा अधूरा काम पूरा करने में लग गई। दिन भर बिल्डिंग का काम करने के बाद रात भर आंखों में दर्द होने की वजह से शाओ सो नहीं पा रही, इसलिए आंखों में आई ड्रॉप डालने के वक्त वहाँ वो फिर से एक बार जुनहो की कल्पना में डूब गई, जहाँ जुनहो उसे कह रहा है, वो काम तुम क्यों कर रही हो? तुम क्यों इतनी जिद्दी हो शाओ? अब तुम सो जाओ। लेकिन शाओ रोते हुए, अगर मैंने आंखें बंद कर ली तो तुम मुझे फिर से छोड़कर चले जाओगे ना, इसलिए मैं अपनी आंखें नहीं बंद करूंगी जुनहो। फिर जुनहो ने उसे कसकर गले लगा लिया। शाओ फिर से कहती है, जुनहो अगर मैं इतनी जिद्दी, गुस्सैल, घमंडी नहीं होती तो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाते ना। तुम्हें तो पता था ना कि मैं कैसी हूँ, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ जुनहो, इसलिए तुम्हारे फ्यूनरल में आने पर भी मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाती तो तुम्हें दोबारा से पाने की उम्मीद खो बैठती, इसीलिए मैं नहीं आई जुनहो। शाओ जुनहो को याद कर करके बहुत रोने लगी, पर क्या करे, वहाँ जुनहो कहे तो बस वो शाओ की कल्पना भर थी। अगली रात तेज बारिश में भी शाओ उसी कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रही होती है। बाहर बिजली की कड़कती आवाज से शाओ का डॉगी डोल्टी भी डर के मारे वहाँ से भागता है। शाओ डोल्टी को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे जाती है। बहुत देर तक डोल्टी को ढूंढने के बाद उसे वो रोड के उस पार दिखाई दिया। शाओ उसे देख रास्ता पार होने गई, मगर रोड में बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है। वो रोड कहे तो एक बिजी रोड है। रास्ता पार करते वक्त नजदीक ही उसकी गाड़ी आने ही वाली होती है। उसे ऐसा लगा जैसे जुनहो ने उसे पीछे से आवाज दी, और वो वहीं खड़ी होकर पीछे मुड़कर देखती है। इतने में गाड़ी उससे जा टकराई। उसका होश अस्पताल में खुलता है, जहाँ किसी ने उसे भर्ती किया है। लेकिन होश में आने के बाद ही वो दोबारा से उसी जगह दौड़कर भागी जहाँ उसे जुनहो का बुलाना महसूस हुआ था। लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, ना ही जुनहो और ना ही उसका डॉगी डोल्टी। डोल्टी शाओ के बिल्कुल ही दिल के करीब होता है, क्योंकि वही डॉगी देखते हुए जुनहो ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, और डोल्टी ही जुनहो की आखिरी निशानी रह गई है उसके पास, और अब उसे भी उसने खो दिया। जुनहो तो उसके पास था ही नहीं, और डोल्टी को भी खोकर अगले दिन उदास मन से वो सोफा पर लेटी ऊपर एक टक देखी जा रही है। उसके आसपास क्या हो रहा है उसे उसका कोई होश ही नहीं। उसे जुनहो और डोल्टी की खूब याद सता रही है। उसने गैस में कुछ बिठाया है जो कि उबल उबल कर गैस भी ना जाने कब की निक चुकी है, और गैस चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन शाओ को कुछ खबर ही नहीं। दूसरी तरफ नहाने के बाद उसने नल भी बंद नहीं किया, जिस वजह से पानी भरकर नीचे फ्लैट में तियान के कमरे में भी आ पहुंचा, और उस पानी से उसका पियानो भी खराब हो जाता है। ये सब देख जल्दी जल्दी तियान ने सिया के फ्लैट में आकर सारी खिड़कियां खोल दी, फिर गैस को ऑफ कर नल भी बंद कर दिया। इसके बाद तियान शाओ पर गुस्सा करते हुए, क्या है ये सब, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? एक इंसान के चले जाने पर ये दुनिया तो नहीं रुकेगी ना? तुम एकमात्र नहीं हो इस दुनिया में जिसका दिल टूटा है। अगर मरना ही सारी चीजों का हल है तो मैं भी पहले ही मर गया होता। ये सब सुनकर भी शाओ कोई न जवाब देकर बस इतना बोली, मेरा डॉगी खो गया है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? इसके बाद टियान भी इधर उधर चारों तरफ डोल्टी को ढूंढने लगा। इधर शाओ भी डोल्टी को ढूंढती है और साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट का काम भी करती है। उस दिन भी जब शाओ काम पर पहुंची तो देखा पहले ही किसी ने छत बनाकर तैयार कर दी है। कोई और भी काम करने वाला आदमी होगा शायद, सोचकर शाओ अब दूसरी दीवार पर लाल रंग लगाने लगी। अब आधा रंग लगा लेने के बाद घर जाने से पहले शाओ दीवार पर एक सैड फेस ड्रॉ करती है, मगर अगले दिन जब वो काम पर आई तो उसी दीवार पे बना वो सैड फेस क्रॉस किया हुआ था, और उसके बगल में एक हैप्पी फेस ड्रॉ किया हुआ है। और सारा काम कर लेने के बाद उसने उसे ड्राइंग के नीचे तुम कौन हो लिखकर छोड़ दिया।
इसके बाद अपना बचा हुआ सारा काम पूरा कर शाओ बॉस मिस्टर मा से जा मिली और वहाँ बार का काम पूरा हो गया कहते हुए अपना रिजाइन देने की बात भी कह डाली। रिजाइन का सुनकर मिस्टर मा बोल पड़े, मेरे साथ ही काम करो शाओ, मेरी कंपनी छोड़कर मत जाओ, उससे रिक्वेस्ट करने लगा। मगर फिर भी शाओ उनका ये प्रस्ताव स्वीकार न कर रिजाइन की ही बात कहती है, जिस पर उसके सभी कलीग्स भी उसे समझाने लगे, प्लीज शाओ हमें छोड़कर मत जाओ, हम सब यही काम करते हैं ना, तुम नहीं रही तो हमें काम करने में भी मजा नहीं आएगा, और उसे मनाने लगे। बात करते करते बीच में वहाँ एक टेडी बेयर का कॉस्ट्यूम लगाए एक आदमी आया और शाओ को हंसाने के लिए वो डांस करने लगा। शाओ भी उसका डांस देखकर खूब मुस्कुराती और मजा करती है। फिर वो नजदीक जाकर उसे गले लगाकर रोने लगी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, किसी को छोड़कर नहीं जाऊंगी, यहीं पर रहूंगी। अब इसके बाद वो आदमी एक कोने में जाकर अपना मास्क खोलता है और उसकी शक्ल देखकर दंग रह गए, क्योंकि टेडी के पीछे वो आदमी और कोई नहीं जुनहो होता है। हमें तो पता था कि वो एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन जुनहो मरा नहीं था, असल में उसे ब्रेन कैंसर है। और फिर इसके साथ कहानी हमें जुनहो कोरियन है और वो अपनी दीदी और जीजू के साथ इटली में खुशी खुशी जिंदगी बिता रहा होता है। जुनहो को पढ़ाई के साथ साथ काम का भी मौका मिलने पर ना चाहते हुए भी दीदी के कहने पर ही वो चाइना आया हुआ था। एक दिन एक रेस्टोरेंट में उसने पहली बार शाओ को देखा, जो अपने बाबा के दूसरी शादी की बात पता चलने पर वो मन उदास कर काफी रो रही होती है। इधर जुनहो शाओ को तकलीफ में देख, जिंदगी में पहली बार किसी के आंसू देख उसका मन भी दुखता है। इसके बाद जुनहो पता नहीं क्यों उस अनजान शख्स शाओ को रोता देख उसे उसकी हर पीड़ा से बचाकर खुशी से रखने का मन करता है। अब उसके कुछ दिनों बाद जुनहो ने कॉलेज ज्वाइन किया, लकीली जिसमें शाओ भी पढ़ रही होती है। एक दिन शाओ की दोस्त को जुनहो देख पसंद आ गया और वो उसे जाकर प्रपोज भी करती है, पर जुनहो उसे रिजेक्ट कर देता है, ये कहकर कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है, और उसका मजाक उड़ाता है। शाओ को जैसे ये बात पता चली, वो अपनी पूरी गर्ल्स गैंग को लेकर जुनहो को मारने पहुंची। तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, मेरी दोस्त को ऐसे बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी, अगर मेरे हाथों से मार नहीं खाना है तो अभी तुरंत मेरी दोस्त से तुम माफी मांगो। जुनहो भी हंसते हुए बोला, ठीक है मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। उसके मुंह से ऐसा सुनकर शाओ गुस्से में उसे धक्का देते हुए बोली, तुम पागल तो नहीं हो, मैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनो, और से उसके पैरों में लात मारकर गुर्राते शाओ वहाँ से चली गई। अब इसके कुछ देर बाद जुनहो कैंटीन में एक ग्रुप के साथ क्यूट डांस करके शाओ को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद प्रपोज भी। उसे ऐसा करता देख शाओ मन ही मन मुस्कुरा भी रही होती है। अब डांस खत्म होने के बाद शाओ टेबल पर एक बड़े से ट्रे में खूब सारा खाना रखकर बोली, अगर तुमने ये सारा खाना खा लिया तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। अब जुनहो जैसे तैसे ठूस ठूस कर उसने वो सारा खाना खत्म कर दिया। शाओ मगर ये सब कुछ एक मजाक में मस्ती समझकर वहाँ से हंसते हुए जाने लगी, पर जुनहो उसके पीछे पीछे आकर सीरियसली उसे प्रपोज करता है, मैं सच में तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, हर चीज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। जुनहो की बातें सुनने के बाद शाओ भी उसे फाइनली हाँ कह देती है। अब दोनों कुछ साल एक दूसरे के संग हसीन लम्हे, दुख सुख सब कुछ बांट कर जिंदगी बिता रहे होते हैं। जुनहो ने वादा किया था और वो सच में शाओ का खूब ख्याल रखता है। पहले तो जुनहो को यहाँ आने का ही मन नहीं था, वो इटली में ही रहना चाहता था, पर जब से उसकी जिंदगी में शाओ आई है, दीदी के बार पर इटली बुलाने पर भी वो नहीं जाता। ऐसे ही दोनों की खुशी भरी जिंदगी गुजर रही है। और एक दिन जब जुनहो मुंह धो रहा होता है तो अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। हॉस्पिटल में चेक करने पर पता चला कि उसे ब्रेन कैंसर है और कैंसर लास्ट स्टेज पर है। उसके पास बस 6 महीने बचे हैं। उसके कैंसर होने की बात किसी को पता ना चले करके वो ओपेरा सीखने इटली जाने का बहाना बनाता है शाओ से दूर जाने के लिए। इटली में उसकी दीदी को भी जब पता चला तो वो जुनहो को अस्पताल चेकअप करवाने ले आई। उसके बाबा की भी मृत्यु इसी ब्रेन कैंसर से ही हुई थी और अब जुनहो भी उसी स्थिति में है। इसीलिए ही शाओ की खुशी और जिससे कि वो उसे जल्दी भूल जाए उसे दूर चला गया। लेकिन जब उसने देखा कि 3 महीने हो चुके हैं, वो अभी तक भी उसे भुला नहीं पाई, तो वो उसे जल्दी भूल जाए, इसीलिए उसने ना मरने वाला फ्यूनरल रखवाया। उसकी दीदी ना चाहते हुए भी मरते जुनहो की बातें मान लेती है और इसके बारे में उसके बॉस मिस्टर मा को सब कुछ पता था। और जब ये बात उन्हें पता चली थी पहली बार तो वो जुनहो पर बहुत चिल्लाए भी थे, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा करने से शाओ के ऊपर क्या बीतेगी पता है तुम्हें।
ये सब मैं शाओ के लिए ही कर रहा हूँ, जुनहो बोला, और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। इसलिए मिस्टर मा भी उसकी मदद करता है। अब इसके बाद कहानी वहाँ आ गई जहाँ शाओ बार डिजाइन का काम कर रही होती है। वो जुनहो ही है जो शाओ के हर एक काम में मदद कर रहा होता है। उसने ही ऊपर का रूफ तैयार किया था और दीवार पर रंग भी उसी ने ही की थी, और वो हंसी वाली स्माइली भी उसी ने बनाई थी। कौन है ये सब काम करने वाला जानने के लिए एक रात देखने भी जाती है तो वहाँ उसे मिस्टर मा दिखाई दिए। असल में मिस्टर मा जुनहो के साथ मिलकर ये सारे काम कर रहे थे। फिर शाओ ने सोचा कि शायद मिस्टर मा ने ही वो ड्राइंग बनाई होगी, इसलिए वहाँ से चली गई। लेकिन बल्कि वहाँ जुनहो भी मौजूद होता है, जो उसे देखते ही छुप कर बैठ गया था। कहा जाए तो शाओ कभी अकेली नहीं थी। उसके रोने, उसके चिल्लाने, उसकी हर एक हरकत जुनहो देख रहा होता है, क्योंकि वो शाओ के ऊपर वाले फ्लैट पर ही रह रहा था। और शाओ के एक्सीडेंट के वक्त भी सच में जुनहो ने ही उसे आवाज दी थी और वही उसे अस्पताल भी ले आया था। शाओ का जब खुद का ही कोई होश नहीं था तो ऐसी हालत में जुनहो ही उसकी देखभाल करता, उसके लिए टाइम से खाना ऑर्डर कर देना, छुप छुप कर उसका कमरा साफ। असल में उसने अपने ही झूठे मरने का नाटक इसीलिए किया था क्योंकि वो खुद ही शाओ को उस स्थिति से बाहर निकालना चाहता था। शाओ को रोता देख जुनहो भी बहुत रोया है, और उस दिन टियान ने जुनहो को ही देखा था जहाँ वो शाओ के फ्लैट में जाने से पहले ही लौट आया था। उसने भी शाओ को इस बारे में कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे जुनहो की हालत खराब होने लगी और आखिरी बार के लिए वो शाओ से मिलना चाहता था, उससे गले लगना चाहता था, उसे हंसाना चाहता था। इसीलिए वो उस दिन टेडी का कॉस्ट्यूम पहनकर उसके सामने आया था। अब एक दिन शाओ जुनहो की बाइक की बहुत अच्छे से सफाई कर बाइक की चाबी टियान को थमा दी और कहा, मैंने तुम्हारा पियानो खराब किया, उसी की माफी में ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करना। दूसरी तरफ जुनहो की हालत और खराब होती जा रही है। उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। फिर भी जुनहो वैसा शरीर लिए डोल्टी को ढूंढने निकलता है। कुछ देर ढूंढने के बाद डोल्टी उसे मिल जाता है और उसके ही कुछ दिन बाद बार भी बनकर तैयार हो गया। एक दिन शाओ बार में आई। जुनहो अपने हाथों से बनाई जगह पर डोल्टी को रखकर गया था और उस दिन डोल्टी को दोबारा पाकर शाओ बेहद खुश हो गई। समय तेजी से गुजरा, साल बीत गया और आखिर में शाओ जुनहो की कब्र देखने इटली आती है। जुनहो की दीदी से भी वो मिली। जुनहो की कब्र में फूल रखते वक्त वो उसकी फोटो देखती है जो उन्होंने सबसे पहले रिलेशन में आने की बात खींची थी। इसके बाद वो जुनहो के कमरे में गई जहाँ वो सिर्फ उनकी ही खींची वो सारी तस्वीरें देखती है। वहाँ एक बक्सा भी रखा है जिसमें जुनहो ने अपने कुछ संदेश वॉइस रिकॉर्ड करके रखे हैं। रिकॉर्डिंग में जुनहो कह रहा है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे हर दुख सुख में साथ दूंगा, मगर अफसोस मैं अपना वो वादा पूरा नहीं कर पाया। शाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जुनहो के ब्रेन कैंसर के कारण वो शाओ का ख्याल रखने की बात को पूरा न कर सका। जुनहो के आखिरी कहे संदेश को सुनकर शाओ खुद को रोक न सकी और बहुत रोती है। कुछ समय बाद शाओ वापस लौट आई। बॉस मिस्टर मा उसके एक नए एम्प्लॉय से मुलाकात करवाते हैं जो और कोई नहीं टियान होता है। बहुत दिनों बाद दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और आखिर में वो शाओ को दिया वही बाइक दिखाता है जो उसने अब तक संभाल कर रखा था। फिर शाओ उस बाइक को लेकर निकल पड़ी और जाते जाते जुनहो की यादें दिल में लिए उसे याद करने लगी। अब उसे जुनहो से कोई गिला शिकवा नहीं रहा। जुनहो से उसकी कब्र पर मिलकर उसका भी मन हल्का हो गया और उसकी अच्छी यादों के साथ ये कहानी भी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनना पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट पक्के से करें और आपकी जिंदगी में भी कोई जुनहो रहा है तो कमेंट्स में शेयर करें। तब तक सुनते और सुनते रहे मूवीज ट्राइब। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।